हेलो बच्चों, जय हिंद। अब हम लोग आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन इन प्लांट हम इसके पहली वाली वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के साथ बता चुके हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हमको क्या पढ़ना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है। इसके साथ साथ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमंस में हम लोगों को एक्सक्रीशन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है किडनी क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, इसके साथ साथ नेफ्रॉन क्या होता है। और जो नेफ्रॉन में पूरा कैपिलरी नेटवर्क होता है यानी आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज किस तरह से ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट करती हो और किस तरह से कैपिलरीज से चीजें बाहर निकलती हैं, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, और क्या क्या चीजें सेलेक्टिवली फिर से रिएब्सॉर्ब हो जाती हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक, एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन सवाल आता है, यहां होता क्या है। तो एक्सक्रीशन होता क्या है, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट यानी एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये हम लोग अपनी बॉडी के बाहर रिमूव कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आता है, यूरिया आता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमको एक्सक्रीशन पढ़ना किसमें किसमें है, तो एक्सक्रीशन हमको दो जगह पढ़ना है। पहला यूनिसेलुलर में एक्सक्रीशन कैसे होता है, और दूसरा मल्टी सेलुलर में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। और ये हम बात किसी की कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है बच्चा लोग अमीबा। ठीक है, अमीबा में कैसे क्या होता है ये समझो। ये अमीबा है, अमीबा का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होता है और यहीं से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जानते कैसे एक्सक्रीशन होता है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्पेशल ऑर्गन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल ऑर्गन। ठीक है, इनके पास क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, है ना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अगर ह्यूमंस की बात करें, इंसान की, तो ह्यूमन में क्या होता है, किडनी है ना। जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म कहां से एक्सक्रीशन कर लेता है, स्किन से। ठीक है, इसके साथ साथ में कुछ और ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहां पे ग्रीन ग्लैंड किस में होती है, प्रॉन्स में। ग्रीन ग्लैंड किस में होती है, प्रॉन्स। इसके साथ साथ में अगला क्या है, मैलफिजियन टिब्यूल किस में होती है, इंसेक्ट। मैलफिजियन टिब्यूल किस में होती है, इंसेक्ट। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब फर्जी है, आपको ह्यूमन बींग्स का याद रखना है। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो किडनी के थ्रू होता है। अब इसके बाद अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब हम लोग एक्सक्रीशन किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनी, इसके साथ साथ a pair of ureter, और क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर
और क्या होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तो एक पेयर होती है किडनी की, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। इतनी चीजें होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किडनी के लोकेशन की, तो कहां पे होता है इसका लोकेशन, लोकेशन इसकी कहां पे होती है, लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। तो लोकेटेड इन एब्डोमेन on either side of backbone, on either side of backbone, यानी कि किडनी की अगर हम लोकेशन की बात करें कहां पे होती है, ये यहां पे बैक साइड पे होती है, ठीक है, लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन। अब एब्डोमेन क्या होता है ये समझो। यहां पे अगर ह्यूमन की हम बॉडी की बात करें तो यहां पे डायफ्राम है, इसकी ऊपर की कैविटी क्या होती है, थोरैसिक कैविटी, और इसके नीचे की कैविटी जिसमें हमारा पेट वेट होता है उसको क्या बोलता है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, लंग्स वगैरह होता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होता है, हमारी किडनी उडनी होती है ना, ये इस तरह से किडनी लोकेटेड होती है। किडनी कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, और कहां पे होती है, हमारे बैकबोन के दोनों तरफ। तो ये चीज यहाँ पे है। इसके बाद अगली चीज अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझो, किडनी का स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता क्या है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में तो जान लो। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है और किसमें किसमें होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमको 3 जगह पढ़ना है। सबसे पहला ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट किसमें होता है, अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है फिश में, या ज्यादातर समझ लो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, AQUATIC एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट किसमें होता है, मछली और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। तो जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। और पानी खूब कहाँ अवेलेबल है, समुद्र में अवेलेबल है ना, या फिर मान लो कि नदियों में अवेलेबल है। तो इस वजह से मछलियों का जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। इसके बाद अगला वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। यूरिया किसमें होता है, मैमल्स में, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। और ये मैमल्स में जैसे मान लो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि जो जमीन में रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी ठीक ठाक है ना। तो उसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया में होता है। जैसे इंसानों में, हम लोगों में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। हालांकि हमारे में बनता अमोनिया है, ठीक है, हमारे में क्या बनता है, अमोनिया। हमारे में बनता है वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया। किसके टूटने से बनता है, प्रोटीन के। हमारे शरीर में प्रोटीन टूट के क्या बनता है, अमोनिया। लेकिन अमोनिया काफी हार्मफुल सब्सटेंस है। तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में। और कौन कन्वर्ट करता है, हमारा लीवर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे में जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन से क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया। और कौन करता है, लीवर, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और कौन सी साइकिल से, यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल से अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। तो ये वाला पॉइंट है। इसके बाद अगली चीज अब हम लोग पढ़ते हैं, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट किस में होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मैमल्स में होता है। इसके बाद अगला वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, इस वजह से पढ़ लेना। ये ज्यादातर किसमें होता है, ऐसे एनिमल जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, यूरिया रिमूव करते हैं। जैसे वॉशरूम आप लोग जाते हो है ना, तो उसमें क्या जाते हो, उसमें जब टॉयलेट करते हो तो उसमें क्या होता है, पानी तो होता है, और जितना ज्यादा यूरिया होता है उतना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट लास्ट में क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किसमें होता है, जिसमें डेजर्ट एडेप्टेशन होता है, जैसे कंगारू रैट। और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ये यूरिक एसिड किस फॉर्म में रिमूव होता है, पेस्ट के फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है, जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो सके। कंगारू रैट अपने जीवन भर में पानी नहीं पीता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सबसे हार्मफुल अमोनिया, उससे कम हार्मफुल यूरिया, उससे कम हार्मफुल क्या होता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड ये किस फॉर्म में रिमूव करता है, पेस्ट के फॉर्म में। इसके साथ साथ बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा पानी किसको लगता है रिमूव करने में, अमोनिया। अमोनिया से कम पानी यूरिया, यूरिया से कम पानी यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब हम आगे चीजें पढ़ते हैं कि किस तरह से
किडनी हमारी होती है और किडनी का फंक्शन क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो अगली चीज हमको क्या समझनी है, किडनी के बारे में समझना है। चलो समझते हैं। किडनी में तो बता दिए थे, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो कैसी होती है ये, इसको थोड़ा सा समझो। सबसे पहले यहाँ पे मान लो वीन आ गई, ठीक है, ये इस तरह से वीन आ गई। वीन आप लोग जानते ही हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लू पेन से क्या आ गई, आर्टरी आ गई, मेन आर्टरी, जिसको एओर्टा कहते हैं, ये मेन वीन है, वेना कावा। इसके बाद जो हमारी किडनी होती है वो इस तरह से लगी होती है दोनों तरफ। किडनी इस तरह से वीन शेप ऑर्गन है और यहां से ब्लड इसमें चला जाता है इस तरह से, ठीक है, और यहां से ब्लड इसमें इस तरह से चला जाता है। समझ बात है। इसके बाद अगली इधर किडनी बना दो इसी तरह, ये लो भैया बन गई। ये भी इससे इस तरह से कनेक्टेड रहती है, ये यहाँ पे इनसे इस तरह से कनेक्टेड है और ये यहाँ पे इनसे इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब उतना समझ लो कि ये कनेक्शन इससे रहता है, जिससे कि किडनी से सारी चीजें जाती हैं और सारी चीजें बाहर आती हैं। इसके बाद अगला चीज क्या है, यहाँ पे ऐसे बनता है यूरेटर। ये डायग्राम बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुमको पता रहेगा ना तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने में थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी। तो ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, यूरेटर, ठीक है। ये यूरेटर बन गया आपका। बनाना सीख लो डायग्राम, बायो का मतलब डायग्राम, ठीक है, बिना डायग्राम के यहाँ कुछ नहीं होगा बायो में, ये ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है किडनी। किडनी के बाद ये क्या है, यूरेटर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है, यूरेथ्रा। तो हमारी किडनी में इतनी चीजें होती हैं। अवर किडनी कंसिस्ट ऑफ किडनी, मतलब हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये क्या है, मेन वीन, मेन वीन, वेना कावा। और ये क्या है, एओर्टा, एओर्टा का मतलब आर्टरी। इसके बाद हमारी किडनी पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो किडनी में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाना सीख लो, है ना। इसके बाद अब हम लोग अगला चीज पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हमारी किडनी के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो अब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगली चीज हमको क्या पढ़नी है, द किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। द किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। किडनी में मिलियंस ऑफ क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अगर अगली चीज हम बताएं नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन क्या होता है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये समझो। सबसे पहले ये हो गया नेफ्रॉन, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर। इसके बाद कुछ करना नहीं है, ऐसे गोल गोल लो, यहां से ऐसे लो, यहां से ऐसे लो, यहां से ये बनाओ, ये ले जाओ, बन गया। इसके बाद इसको पूरा कर दो, ठीक है, ये ले जाओ, ये यहां से ये लाओ, ये और ये, ठीक है, ये बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। आपको एक चीज यहां पे बता दें, आर्टरीज टूटती है कैपिलरीज में और कैपिलरीज से फिर से क्या बन जाता है, वीन्स। कभी कभी आर्टरीज टूटती कैपिलरीज में और कैपिलरीज से फिर से क्या बन जाता है, आर्टरी। तो ये चीज अब हमको ध्यान से समझना और ये चीज ध्यान से समझना। ये वाला पोर्शन की किडनी का है, ये नेफ्रॉन है। अब इसमें किसकी, अब हम लोग सप्लाई देंगे, अब इसमें से ब्लड वेसल्स जाएंगे, कैपिलरीज वगैरह जाएंगी। कैसे जाएंगी ये समझो। तो ब्लू पेन से कैपिलरीज बनाने जा रहे हैं, इस तरह से कैपिलरी आ गई, ठीक, फिर यहां पे इस तरह से कैपिलरी ये गई। समझते जाना आराम से, ध्यान से। इसके बाद ये इधर गई, इसके बाद ये इसको ऐसे लूप करती है, यहां से ये निकल गई,
ये ऐसे आई, ठीक है, इसने इसको लूप किया, लूप करने के बाद ये यहां पहुंची। ध्यान से एक चीज देखना, यहां के बाद यहां, और ये कोई समस्या नहीं यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल, ये सब किडनी का पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, बाउमेंस कैप्सूल। इसके बाद ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं लूप ऑफ हेनले में। ये जो पास में है, पास वाले को बोलते हैं पीसीटी, दूर वाले को क्या बोलते हैं, डीसीटी, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जितना पार्ट था किडनी का, ये हमने किससे लिख दिया, ब्लैक कैंसर। बाउमेन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। आराम से समझ लो, कोई समस्या नहीं है। और एक बार समझ में आ जाएगा, दो बॉडी का लगेगा। ये क्या है, एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल क्या कर रही है, एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे किडनी को ब्लड देने आ रही है। इसके बाद ये वाला पोर्शन क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, इसको यहां से रफ कर देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा हो जाए और अच्छे से हम लोग चीजों को समझ सकें। तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद देखो, ये आर्टरी है, आर्टरी से टूटी कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस क्या होती है, कैपिलरी है, और इससे फिर से यहाँ क्या बन जाती है, आर्टरी। ये कौन सी है, इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। और इफरेंट आर्टरी से ये बनती है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है यहाँ पे, वासा रेक्टा यहाँ पे कैपिलरी है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहाँ तक कुछ नहीं। इसके बाद ग्लोमेरुलस क्या है, ये कैपिलरी का नेटवर्क है, कैपिलरी का नेटवर्क। और कैपिलरी क्या होती है, लीकी, कैपिलरी क्या होती है, लीकी। तो यहां से कुछ चीजें क्या होती हैं, छन के निकल जाती हैं। किसमें छन के निकल जाती हैं, हमारी किडनी में। किडनी का काम होता है ना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना। तो यहाँ पे कुछ चीजें छन के यहाँ पे आ जाती हैं बाउमेन कैप्सूल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरी, और कैपिलरी क्या होती है, लीकी। अब यहाँ पे समझो क्या क्या चीजें यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं। यहाँ पे क्षमता क्या क्या है, तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, है ना। इसके साथ साथ अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड के साथ साथ सॉल्ट हो गया, सॉल्ट के साथ साथ वाटर हो गया, वाटर के साथ साथ यूरिया हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें छन जाती हैं। ध्यान से सुनना, ग्लूकोज छन गया, अमीनो एसिड छन गया, सॉल्ट छन गया, पानी छन गया, यूरिया छन गया। इतनी चीजें यहाँ पे छन के वापस आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये सारी चीजें इस लूप ऑफ हेनले से होके गुजरती है ना, तो ये सब में से कई चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। यानी कि एक बार अगर हम कोई चीज छान देते हैं, लेकिन अगर हमको उसकी जरूरत है तो अब उसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, जैसे ग्लूकोज। यूरिन में कभी देखियो कि ग्लूकोज जाए, यूरिन से ग्लूकोज जाएगा ना तो इंसान का मतलब शुगर हो गया। समझ बात आई। तो यूरिन से ग्लूकोज यहाँ पे क्षमता तो है ब्लड से, लेकिन वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, इसके साथ साथ अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, है ना, प्रोटीन इससे बनाना है। इसके साथ साथ सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और सॉल्ट के साथ साथ यहाँ पे वाटर का भी खूब रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे चार चीजें मेन रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। छनती तो कई चीजें हैं, ग्लूकोज छन गया, अमीनो एसिड छन गया, सॉल्ट छन गया, पानी छन गया, यूरिया छन गया। लेकिन ग्लूकोज फिर से अब्सॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड फिर से अब्सॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट जो एक्सेस होता है, मतलब जिसकी हमारी बॉडी की जरूरत रहती है, वो सॉल्ट अब्सॉर्ब हो जाता है, वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है। समझ बात आई। और मेनली क्या चीजें रिमूव एब्सॉर्ब नहीं होती, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन। तो क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर। और ये सब कैसे रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, ठीक है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब का क्या मतलब होता है, क्या चीज इस्तेमाल करके रीअब्सॉर्ब होता है, एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल करके ये फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, यानी एनर्जी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो यूरिन होता है, यूरिन जाता है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ ये कहाँ पे इकट्ठा होता है, यूरिन यहाँ पे लास्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिन कहाँ पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर,
ये यहाँ पे इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, ये यूरेटर हो गया और यूरेटर के साथ साथ यहाँ यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर में कैसी मसल होती है, यूरिनरी ब्लैडर में इस मतलब यूरिनरी ब्लैडर हमारे किसके कंट्रोल में रहता है, तो ये कंट्रोल रहता है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, ठीक है। और जब ये भर जाता है, एक एक बूंद यहाँ टॉयलेट इकट्ठा होता है, और जब ये भर जाता है तो इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच STRETCH स्ट्रेच रिसेप्टर। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि भैया अब जरूरत आन पड़ी है, अब यूरिन बाहर निकालो, तो इस तरह से यूरिन क्या होता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है। समझ पाता है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, तो आगे हम तुमको बताते हैं किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस इफ द किडनी फेल्ड, यानी आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस। अब आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। जो आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस होता है, इसको हमको क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमको आर्टिफिशियल किडनी की इस वजह से पड़ती है, व्हेन आवर किडनी गेट डैमेज्ड, जब हमारी किडनी यहाँ पे डैमेज हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ना, इसके साथ साथ एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, ये सारी कंडीशन है। तो हमारी किडनी क्या हो सकती है, किसी भी पर्सन की किडनी फेल हो सकती है, और इसका यहाँ पे दो रास्ता है। सबसे पहला है डायलिसिस करवाओ, डायलिसिस, और दूसरा यहाँ पे क्या हमारे पास रास्ता है, दूसरा है यहाँ पे दूसरी किडनी लगवा लो, और दूसरी किडनी लगवाने को क्या बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस यहाँ पे एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो अनक्लीन्ड ब्लड है उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस इज अ प्रोसीजर through which the nitrogenous waste material removed from blood, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, इन विच द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, यही क्या होता है, डायलिसिस होता है। इसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही है, नहीं आनी चाहिए। इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट में होता क्या है, वी टेक द किडनी फ्रॉम द मैचिंग donor and transplant into the body of patient, यानी कि इसमें क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट में डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किडनी लेते हैं किसी मैचिंग डोनर से और उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी पेशेंट में। डोनर हमेशा मैचिंग होना चाहिए, लेकिन समस्या होती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि किडनी है क्या, जो दूसरे किडनी अगर अपने शरीर में लगाओगे, कितना भी मतलब कैसा भी हो कि कितना भी मैच करके लगाओ, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो तो उसको रिस्पॉन्स करेगा ही ना, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तो उसको बाहर का मानेगा ही, समझ पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे होता क्या है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको बाहर का मानता है। तो जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको बाहर का मानता है तो इस समय होता क्या है कि हमको एक टैबलेट खानी पड़ती है,
सप्रेसेंट। वो क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, वीक कर देता है या उसको थोड़ा सा सप्रेस कर देता है, जिससे कि किडनी का रिजेक्शन ना हो, और बाकी दवा तो जीवन भर खानी पड़ेगी। और डायलिसिस बहुत महंगा प्रोसीजर होता है, करीब 20,000 का खर्चा आता है हर महीने। 20 से 25,000 का खर्चा अगर किसी की डायलिसिस हो रही है हर महीने, करीब 20 से 25,000 का खर्चा दवा को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके आता है। तो इस वजह से जो भी फालतू की चीज है वो सब ना खाओ और थोड़ा सा बेटर तरीके से रहो। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगली चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और अभी पढ़ेंगे डायलिसिस को हम लोग डिटेल में कि ये डायलिसिस हम लोग करवाते कैसे और होती कैसे है। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो कि एक दिन में जो हमारा किडनी होता है वो कितना मतलब ब्लड को फिल्टर करता है, 180 लीटर। 180 लीटर मतलब यूरिन बनाता है। लेकिन क्या 180 लीटर यूरिन हमारे बॉडी से निकलता है? नहीं निकलता। वो क्या होता है, फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जैसे अभी बताया ना कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, तो करीब 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन एक दिन में पास होती है। ये डिपेंड करता है आप कितना पानी पी रहे हो। बाकी एक दिन में फिल्टर कितना होता है, 180 लीटर। समझ बात आई? तो 180 लीटर वाटर यहाँ पे फिल्टर होता है, लेकिन फिर से क्या होता है कि वो सारी चीजें जो है एक दिन में फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो ये सब है। ठीक है, फिल्टर होके सारी चीजें करीब 180 लीटर आ जाती हैं। अब देखो डायलिसिस होता कहते कैसे और क्या है। जैसे मान लो कि ये कोई पेशेंट है, ठीक है, ये इसका पैर है और यहां से इसका हाथ बना देते हैं, और इसके हाथ में ये ऊपर आर्टरीज है, नीचे वीन्स है। ये क्या है, आर्टरीज, और ये क्या है, वीन्स। ये डायलिसिस बताने जा रहे, डायलिसिस कैसे होती है उसको थोड़ा समझो। आपकी एनसीईआरटी किस तरह से डायग्राम बनाती है, ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम बन गया। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब को बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। ठीक, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब। और ये सेलोफेन ट्यूब यहां से कहा जाती है, वीन्स में जाती है। तो यहाँ डायलिसिस में किया क्या जाता है ये समझो। ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज से क्या किया जाता है, आर्टरीज से इस तरह से ब्लड निकाला जाता है और इस ट्यूब में डाल दिया जाता है। ये कौन सी ट्यूब है, ये सेलोफेन ट्यूब है। सेलोफेन ट्यूब किससे बनी है, सेलुलोज से, सेलुलोज। और कैसी होती है, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। ठीक है, तो यहां से किया क्या जाता है, ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज से ब्लड जो है बाहर इसमें पंप कर दिया जाता है। किसमें पंप कर दिया जाता है, सेलोफेन ट्यूब में। और यहाँ पे एक लिक्विड भर दिया जाता है, उस लिक्विड का नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, उस लिक्विड का नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड। और इस डायलाइजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन होता है सेम होता है हमारे ब्लड के थ्रू। बस इस डायलाइजिंग फ्लूइड में एक चीज नहीं होता, क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता। तो जब यहाँ पे यूरिया वाला ब्लड यहाँ से पास होता है, सेलोफेन ट्यूब से पास होता है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस क्रिएट होता है, यानी कि यूरिया अंदर क्या है, ज्यादा है, और बाहर यूरिया क्या है, कम है। तो यहां से यूरिया कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड से बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड में जो यूरिया होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। और जो हमारा प्योर ब्लड है, हमारा प्योर ब्लड क्या होता है, यानी कि यूरिया रिमूव करने के बाद जो ब्लड बचता है उसको हम लोग फिर से वीन्स के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी में फिर से चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है डायलिसिस का। एक इंपॉर्टेंट चीज डायलिसिस में नहीं होती, यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है ना। तो इन डायलिसिस रीअब्सॉर्प्शन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो जो डायलिसिस है, डायलिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें जो रीअब्सॉर्प्शन होता है, रीअब्सॉर्प्शन डायलिसिस में नहीं होता। डायलिसिस में हमने किया क्या, आर्टरीज के थ्रू क्या किया, ब्लड को बाहर निकाल लिया इस ट्यूब में, सेलोफेन ट्यूब, जो कि किससे बनी, सेलुलोज से, और ये सेमी परमिएबल होती है। यहाँ पे होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यूरिया चला आता है, और जब यूरिया यहाँ पे बाहर आ जाता है तो इसके बाद ये जो यूरिया बाहर आ ही जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू द ऑस्मोसिस। तो इसके बाद यहां से क्या होता है, यहां से जो ब्लड होता है इसको कहां पंप कर दिया जाता है, फिर से वीन्स में, और वीन्स के थ्रू फिर से ये कहां चला जाता है, हार्ट वगैरह में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। डायलिसिस में एक चीज नहीं होता, क्या नहीं होता, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता। और एक दिन में किडनी से कितनी चीजें फिल्टर होती है, 180 लीटर।
ठीक है, लेकिन बाकी चीजें क्या होती है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो यहां से आपका जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन आपका यहां से कंप्लीट होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव्ड। अब एक्सक्रीशन किसमें पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा, ठीक है, उसमें सिंपल डिफ्यूजन से होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जबकि मल्टीसेलुलर में स्पेशल ऑर्गन्स होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, किडनी। अब जो स्क्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से होता है। जैसे अमोनिया स्क्रीटरी प्रोडक्ट कैसे हैबिटेट में होता है, जहां वाटर ज्यादा होता है, जैसे फिशेस वगैरह। यूरिया कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे हम लोगों में। यूरिक एसिड कैसे होता है, डिजर्ट वाले हैबिटेट, जैसे कंगारू रैट, ठीक है। अमोनिया को रिमूव करने के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए, यूरिया को रिमूव करने के लिए पानी थोड़ा कम चाहिए, और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए पानी ना के बराबर चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, किडनी में क्या होता है। किडनी में एक तो वन पेयर ऑफ किडनी, मतलब स्क्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में क्या होता है, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, क्लियर है। इसके बाद किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या है, बाउमेन कैप्सूल और पूरा कैपिलरी का नेटवर्क। बाउमेन कैप्सूल में क्या क्या होता है, सब मतलब नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, सबसे पहले बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। जबकि कैपिलरी नेटवर्क में क्या होता है, सबसे पहले एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से बनता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से बनता है इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल फिर फर्दर किसमें डिवाइडेड होता है, वासा रेक्टा में। ये सारी चीजें होती हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस बनता है, ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरी, और कैपिलरी क्या होती है, लीकी होती है। तो यहाँ से कुछ चीजें छन जाती है, जैसे ग्लूकोज छनता है, अमीनो एसिड छनता है, यूरिया छनता है, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीजें छनती है। फिर कुछ चीजें फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाती है जिसको शरीर की जरूरत होती है, जैसे ग्लूकोज। पूरी लड़ाई ग्लूकोज की चल रही है, तो हम लोग भाई साहब ग्लूकोज को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। ग्लूकोज फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वाटर फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बाकी सारी चीजें कलेक्टिंग डक्ट में जाती है। कलेक्टिंग डक्ट से कहां स्टोर होती है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद स्टोर होती है हमारी यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं और वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। और जब अर्ज होती है रिमूवल की, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके बाद लास्ट में लोगों ने क्या पढ़ा, डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्यों जरूरत पड़ती है, तो आर्टिफिशियल जैसे मान लो कि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, किडनी खराब हो गई, तो उसमें अब किडनी खराब हुई तो दो ऑप्शन है, एक तो डायलिसिस करवाओ या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली थोड़ा सा महंगा होता है और इसमें डोनर की आवश्यकता होती है, और बाद में सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, और सक्सेसफुल हो गया तो जीवन भर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दवा खानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम शांति से बैठा रहे, नहीं तो वो किडनी को ऐसे रिजेक्ट करके बाहर कर देगा। इसके बाद अगली चीज दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको बाहर बॉडी के रिमूव किया जाता है, क्लियर है ना। और इसमें होता क्या है कि हम लोग आर्टरीज से ब्लड निकालते हैं और वेन्स के थ्रू वापस भेज देते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर में एक हम लोग यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड में सेम वही चीज होती है जो हमारे ब्लड में होती है, लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड में एक चीज नहीं होता, यूरिया। तो जब यहाँ से ब्लड पास होता है तो यूरिया क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चला आता है, यानी कि इस ट्यूब से जो ब्लड में यूरिया एक्स्ट्रा होता है वो कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी डायलाइजिंग फ्लूइड में मिल जाता है और ब्लड फ्रेश हो गया तो इसको फिर से क्या किया जाता है, ह्यूमन बॉडी पे पंप कर दिया जाता है। इसके बाद कई प्रोसीजर होते हैं कि ब्लड को ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद फिर से उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे कर किया जाता है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट वगैरह मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें आगे की चीजें, आप लोग बहुत ज्यादा सब जान के क्या करोगे, है ना। तो ये सारी प्रोसीजर होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, लाइव प्रोसेस आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, क्वेश्चन आंसर को एक बार सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर में आ जाना है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर बचे हैं उसको देख लेते हैं, इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट। अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, या देखेंगे अगर केमिस्ट्री का कोई चैप्टर होता है तो उसको स्टार्ट करते हैं। चलो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 110, यानी स्क्रीशन के ऊपर वाला, ठीक है। इसको थोड़ा देख लो। What are the component of transport system in human beings? Human beings पे कंपोनेंट क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, तो एक ब्लड होता है, दूसरा लिम्फ होता है। इसके बाद what are the function of these compound? ब्लड का आपको पता है ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है, और लिम्फ का पता है क्या, फैट एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in bird and mammal? जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैमल्स और बर्ड इस वजह से सेपरेट करना है क्योंकि उनको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो वार्म ब्लडेड है। और अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने पाएगी, ठीक है, जितना ऑक्सीजन चाहिए, तो वो वार्म ब्लडेड भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो वार्म ब्लडेड बने रहे आराम से, इस वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? जो बड़े प्लांट होते हैं, जैसे कि बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो उसमें
क्या होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसके थ्रू होता है, तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू। इसके बाद हाउ आर वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, तो आसान सा है, वाटर मिनरल किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। लास्ट में क्या है, हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, इसको देख लो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, हो जाएगा, उसको समझा दिए। व्हाट आर मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट क्या करता है, CO2 वगैरह निकाल देता है, ठीक है, और बाकी प्लांट में पत्तियां गिरती हैं, फ्रूट्स गिरते हैं, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ प्लांट की जो बार्क होती है वो पील ऑफ होती है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर है जिससे कि प्लांट अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बाहर निकाल देता है। फिर प्लांट अपने रूट के थ्रू कुछ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं अपने सॉइल में। इसके बाद हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड, जो यूरिन का अमाउंट होता है वो हमारे बॉडी में रेगुलेटेड कैसे होता है, तो रीअब्सॉर्प्शन से होता है, ठीक है, ये चीजें। इसके बाद किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद ये एक्सरसाइज में आ जाओ, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर ऑल ऑफ एबव, और ब्रेक डाउन ऑफ पार्विक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तभी तो वाटर प्लस एनर्जी और CO2 निकल रही है। हाउ फैट आर डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, लाइपेज की मदद से। सबसे पहले बाइल जूस रिलीज होता है, बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसके बाद लाइपेज रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस से, ठीक है, और लाइपेज क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होती है जो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, शुगर, कौन सा शुगर, माल्टोज। इसके बाद व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल जरूरी है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, आपको पता है एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्म क्या होता है, एक बैक्टीरिया जिसमें कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद ईस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिससे फर्मेंटेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल। व्हाट हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एल्वियोलाई कैसे डिजाइन होती है, एल्वियोलाई में ब्लड एल्वियोलाई सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स होता है जिस वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफी आसानी से हो जाता है। और इसमें क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये चीज है। हाउ व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसीज ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया जैसी बीमारी होती है, ठीक है, तो ये चीज है जिसमें कि सांस फूलने लगती है, ये सारी चीजें। अगला डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट द वन साइकिल, जरूरी क्यों है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए। इसके बाद व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम और फ्लोएम, जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम बायडायरेक्शनल होता है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अगर हमको उसको करना है तो उसके लिए एटीपी नहीं चाहिए, फ्लोएम में क्या चाहिए, एटीपी। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सुक्रोज और अमीनो एसिड। इसके बाद कंपेयर फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई एंड लंग्स, देखो एल्वियोलाई क्या किस चीज के रिमूवल में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ये जो नेफ्रॉन है किस चीज के रिमूवल में हेल्प करता है, तो ये रिमूवल में हेल्प करता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया। तो आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, लाइव प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। जो भी आपको डाउट है किसी भी टॉपिक पे आप कमेंट करो, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।